अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज इत्तेफाक राय पे हुकूमत का एक कड़ा इम्तिहान है जो एपीसी बुलाने की अपोजिशन तकाजा करती है। हुकूमत वो बुलाना नहीं चाहती, ब्रीफिंग्स जो हुकूमती है वो अपोजिशन अटेंड नहीं करना चाहती। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद जंग का खतरा अभी तक टला नहीं है, ये गुफ्तगू डिफेंस मिनिस्टर भी कल मेरे प्रोग्राम में कर चुके हैं। जो दीगर सिग्नलिंग हो रही है भारत की जानिब से वो भी कुछ यही पता दे रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर भी बात होगी। आखिर में वीजों की बंदिश जो होती है ये इंसानी बुहरान पैदा होता है, कैसे, क्यों, ये सब आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। पाकिस्तान ने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट के सलामती काउंसिल का जो इजलास है इसको बुलाने का फैसला कर लिया है, यानी कि एक इकदामात जो है वो उठाने का फैसला कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला किया है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल के इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की है। इजलास में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देने का फैसला किया। यह भी बताया जा रहा है कि इजलास में सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया जाएगा और सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने के लिए भारतीय इक़दामात को भी उजागर किया जाएगा। हिंदुस्तान के जारहाना इक़दामात से जनूबी एशिया की अमन को खतरे में डालने पर भी ब्रीफिंग होगी और ये अहम सिफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ आज एक ब्रीफिंग होनी थी जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर DGISPR ने देनी थी सियासी जमातों को। अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी, उस ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ ने इसका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया है, ट्वीट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि चूंकि कोई खास तौर पे यहाँ पे कंसेंसस बिल्ड नहीं होना है, एक हुकूमती ब्रीफिंग है, इत्तेफाक राय की कोई संजीदा कोशिश नहीं है, हम नहीं जाना चाहते, एपीसी बुलाई जाए। क्रक्स उनकी जो पूरी स्टेटमेंट का ये है कि एपीसी बुलाई जाएगी तो ही बात आगे बढ़ेगी। सलमान अकरम राजा साहब कल भी इस बात का बतौर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तकाजा कर चुके हैं। जरा सुनिए। सेशन अगर होता है तो ये बेहतर होगा। हम समझते हैं इससे बढ़कर एक एपीसी होनी चाहिए। माशरे में जो दानिश्वर हैं, जो इन मामलात को समझते हैं, रिटायर्ड सफारतकार हैं, रिटायर्ड फौज के लोग हैं, सबको आना चाहिए ताकि हम मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के दिफा की बात। राना सनाउल्लाह साहब से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल आगे बढ़ती है तो फिर एपीसी बुलाई भी जा सकती है और पीटीआई को आना चाहिए। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ जाया जाता है तो यकीनन पीटीआई जो है वो उसको बुलाया जाएगा। पीटीआई की प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, तो फिर तो ये तो फिर पीटीआई पे मुनहसर है ना कि वो अगर कहते हैं कि उनको कौन रिप्रेजेंट करे। और अगर वो कहेंगे कि खान को बाहर लाओ तो आप ला सकते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे। मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई ये कहे और इस ऐसी सूरत हाल हो जिसका मैंने जिक्र किया है, तो अगर ऐसी सूरत होती है तो मैं नहीं समझता कि ये बात कोई जो है वो फिर कोई मुश्किल है या इसमें कोई हमें इधर उधर की जो है वो चीजों को डालना या सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी सारे मामले पे कहां खड़ी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मेरे प्रोग्राम में आए, उनसे मैंने सवाल पूछा कि जवाब में उन्होंने कहा कि ये सारा मामला जो है ये वजीर आजम साहब के देखने का है, जो वो फैसला करेंगे, अगर एपीसी बुलाते हैं तो हम हिमायत करेंगे। मैं समझता हूं कि वजीर आजम की मर्जी है और ना मुझे या ना किसी और को इस पे उतना विजिबिलिटी है जितना वजीर आजम साहब का। और अगर वो महसूस करता है कि हमें एपीसी बुलाना चाहेंगे तो वो ये फैसला लेगा और हम सब उसका हिमायत करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर डॉक्टर मायूम मोमन साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। ये ब्रीफिंग है कौमी सलामती के इश्यूज के ऊपर, आप क्यों उस पर जाना नहीं चाहते? डोंट यू वांट टू बी मोर इन्फॉर्म्ड? आप उस कमरे में नहीं मौजूद होना चाहते जहां पे आपको पता हो कि अगर इस कलीदी मौके के ऊपर जो फैसले लिए जा रहे हैं आप ऑन बोर्ड हो, आपको मालूम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए इसमें दो चीजें, एक मेरी पर्सनल राय है और एक पार्टी की जो मुश्तरका राय है। ठीक है। अच्छा, मुश्तरका राय जहां तक मुझे इल्म है वो यूनानिमस राय नहीं है, उसके अंदर एक स्प्लिट था। उसमें एक पोर्शन जो कि माइनॉरिटी में था, लेकिन उस पोर्शन की ये राय थी कि प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन जब मेजॉरिटी का डिसीजन हो रहा हो तो हम लोग चूंकि डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं तो हम उस चीज पे जाते हैं। हमारी डेमोक्रेसी
थ्रू विल नहीं ट्रांसफर होती, हमारी डेमोक्रेसी थ्रू फैमिली नहीं ट्रांसफर होती, हमारी डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी हैज द अथॉरिटी, हम उस पर बिलीव करते हैं। अब उनके जो पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि देखिए अभी जैसे आप बता रहे थे कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर सूरत हाल और खराब होती है तो फिर आप लोग उस टाइम का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब और खराब होती है तो फिर हम एपीसी बुलाएंगे, जब एपीसी बुलाएंगे उसके ऊपर फिर डिस्कशंस होगी। आप उस चीज को प्रिएम्प्ट करते हुए पहले बुलाने में कोई प्रॉब्लम है? अगर ये एकदम सिचुएशन, और ये सिचुएशन ये नहीं कि वो आपको आके कहेंगे कि भाई हम अटैक करने लगे, वो किसी वक्त भी कर सकते हैं। अच्छा, दे कैन डू इट एनी टाइम, और उनसे बईद भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या उसके लिए हम इमरजेंसी तौर पे लोगों को बुला के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, या हम पहले से ही बुला के डिस्कशन कर लेंगे? और ये याद रखें, ये पुलवामा से जरा फर्क है, उससे इसकी इंटेंसिटी जरा ज्यादा है। क्यों? अच्छा। इसके साथ उन्होंने, आप ये समझ लें कि उन्होंने बात चीजें एज एन एजेंट ऐड कर दी हैं। उसमें जैसे आपका ये जो सिंतास मुआहदा है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है, विच इज अगेन इट इज नॉट दो हुकूमतों के दरमियान में नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स है। जो आपने कहा ना कि ये फैसला कंसेंसस के साथ नहीं हुआ, ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? मतलब क्या जरूरी है कि एपीसी ही हो और ब्रीफिंग ना हो? पहले ब्रीफिंग में जाए फिर एपीसी हो? मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब ये 2019 मैं पर्सनली ये जरूर समझता हूं कि हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए इस तरह है, ये एक गवर्नमेंट की ब्रीफिंग है, उस गवर्नमेंट की ब्रीफिंग है जिनकी हमारी नजर में वो हमारे साथ उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ बिहेव कर रहा है। अच्छा, वो हमारा पानी चुरा रहे हैं, हमारी सीटें चुरा रहे हैं, बात उसी तरह ही है। वो भी है, हमारा जो मुआहदे हैं उनको खत्म कर रहे हैं, इन्होंने पूरे कोर्ट को तबाह करके रख दिया है, हर चीज को, सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। लेकिन हम लोग इस गवर्नमेंट के साथ नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े, और उसमें इमरान खान का ट्वीट है, उसमें हमारा स्टांस है, उसमें हमारी रेजोल्यूशन है, वो हर चीज है। सो व्हेन इट कम्स टू द कंट्री, यस वी आर। तो जब आप इस ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे, इसको कैसे परसीव किया जाएगा भारत? डू आई केयर? एक यूनिटी का पैगाम नहीं, देखिए यूनिटी का पैगाम, देखिए कोई बंदा इतना बेवकूफ नहीं है, कोई हुकूमत इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इमरान खान का ट्वीट या हम लोगों का स्टांस ना देखे। सबको पता है कि हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े, ठीक है, दैट इज द बेसिक लाइन। हम इस गवर्नमेंट, अगर इन लोगों ने रियासत पाकिस्तान के साथ तो खड़े हैं ना? हाँ, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त अगर रियासत के मुख्तलिफ आपको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि जी जंग लगी खड़ी है, आप आ जाएं, जैसे 2019 में आपने दी ब्रीफिंग अपनी ऑपोजिशन जमातों को, और वो आ गए सारे जैसे तैसे आए। उस वक्त वो आपकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते थे, लेकिन वो आ गए उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ। उसमें और आज के दिन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त और आज के उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से आज आपको पता है कि आपका अभी कल परसों प्रेस फ्रीडम डे वो उसमें आप लोगों की क्या रेटिंग हुई है? उसमें आप लोगों को कितने? 6 पॉइंट्स गिरे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के कितने लोगों के ऊपर, आपके अपने कितने एंकरों को उन्होंने यहां से ऑफ एयर कर दिया है, बाकी चैनल्स के कितने लोगों को कर दिया है, फॉर व्हाट? सो आप हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते क्योंकि सियासी तौर पे आप उनको, देखिए ये सियासी हुकूमत है ही नहीं, लेकिन ये सियासी हुकूमत भी नहीं है, ये सियासी हुकूमत नहीं है। अगर सियासी हुकूमत होती, बहुत पहले ये लोग डिसीजन ले चुके होते अपनी जगह। देखिए डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, माने ना माने, पार्लियामेंट की कमेटियां, सेनेट की कमेटियां, हर जगह आप एंगेज भी करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। सेनेट के अंदर करारदादें होती हैं, हुकूमत की तरफ से करारदाद पेश, आप उसको इंडोर्स करते हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग में चूंकि हुकूमत ने बुलाया, हम जाना नहीं चाहते, मुझे फर्क समझ नहीं आ रहा कि देखिए बाकी बहुत सारी चीजों में मेरी नजर में अगर आप जो वहां पे पीटीआई के उसमें हुआ है, वो सिंपल ये हुआ है, चूंकि यहाँ पे एक ब्रीफिंग हो रही है, आपको बता रहे हैं कि ये चीज है और ये हम करेंगे, राय नहीं ली जा रही, वो उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, इट्स नॉट टू वे डिस्कशन, इट्स जस्ट अ ब्रीफिंग एंड टेलिंग यू कि ये सारी चीजें हैं। तो उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मतलब मैं पर्सनली शायद इसके हक में ना हूं, लेकिन आई कैन सी व्हाई दे आर सेइंग दैट थिंग, क्योंकि जिस लिहाज से जब आपने मेरी राय को शामिल नहीं करना, तो फिर मतलब मैं ऑलरेडी आई डू नॉट एंडोर्स यू, सो व्हाई शुड आई बी सिटिंग देयर। अगर मैं वहां, देखिए मैंने वहां पे सवाल उठा देना है, उठाए ना, ये नहीं, वो नहीं है, मैंने सवाल उठा दिया, मैं उठ जाऊंगा।
नहीं, ये तो यही तो बात आपके है। कितने एंकर्स हैं जो सवाल उठाते हैं उड़ जाते हैं? आप एक सियासी शख्सियत हैं, आप एक सेनेटर हैं। मसला ये कि जब इन सियासी मीटिंग्स हुकूमत जब नहीं है, इधर उमर अयूब साहब इन मीटिंगों में जाएंगे, सवालात पूछेंगे, उनके सवाल उन्होंने जो उन्होंने सवालात पार्लियामेंट में किए हैं, उस पार्लियामेंट में उन सवालात को एड्रेस नहीं करते। उन्होंने कितने सवालात किए, उनके आप ट्वीट्स करके देख लें, वो उनको सवाल में एडमिट ही नहीं करते। वो कहते हैं ये सवाल एडमिट होने के काबिल ही नहीं है। यही सारे सवाल हम बैरिस्टर साहब से पूछते हैं। बैरिस्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना है, अब जो कंसेंसस बनाना है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। एपीसी बुलाने के बारे में हर्ज क्या है? आप करारदाद लेके आते हैं, ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है, कोई इस मामले के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अगर हम कहें वो फिलहाल तहरीक इंसाफ ने नहीं की। वो कहते हैं जी एपीसी बुला लें, कंसेंसस कर लें। आप नहीं चाहते कंसेंसस हो, आप नहीं चाहते कि आए और साथ जो थोड़ी बहुत ये जो फिशर्स हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रिज कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे लिए तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस तमाम तर मामले के ऊपर जो रिस्पांस पीटीआई की तरफ से आया है, और बिल्कुल तमाम जमातों को जो है दावत दी गई है। आई फेल टू फैथम या अंडरस्टैंड के इस ब्रीफिंग में और एपीसी की कॉम्पोजिशन में या उसमें क्या कोई फर्क टॉपिक डिस्कस होगा या वहां पे किसी पर्सनालिटी को डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जो सेंसिटिविटी है तमाम तर मामले की, उस पे इनका रवैया और रद्द अमल देखें। यहाँ पे ये पार्टी वैसे तो बहुत टॉल क्लेम्स करती है, बहुत कहती है कि जी हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और हम मुल्क की खातिर ये तमाम तर कर रहे हैं। तो जब मुल्क को आपकी जरूरत है तो फिर आप कहीं नजर नहीं आ रहे। माजरत के साथ मुझे अफसोस हुआ डॉक्टर साहब की बात सुन के, गो कि मैं डॉक्टर साहब की जो अपनी जाती राय है मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन यहाँ पे देखें इसी पार्टी के अंदर जो इनसेन वॉइसेस हैं, मैं सेन वॉइसेस नहीं कहूंगा, इनसेन वॉइसेस हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया इस तमाम तर मामले को। जहां पे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात आ रही है, मुल्क की सालमियत के ऊपर बात आ रही है, तो इनको अपनी सियासत खेलनी है। क्यों नहीं ये अपनी तमाम तर, ठीक है जी हुकूमत के साथ ना बैठे, क्योंकि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आके आपको ब्रीफिंग देंगे? पाकिस्तान के मामलात हैं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, उस पर तमाम तर जो है वो आपको हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि जी ब्रीफिंग है तमाम तर मामले के ऊपर के हुकूमत ने ये इकदाम उठाए हैं, ये तमाम तर मामला हो रहा है, असल हकीकत ये है और ये तमाम तर जो है इश्यूज हैं दैट वी फेस्ड विद, रादर देन एक्चुअली कमिंग एक खैर सगाली का जो है मुजाहरा करते, खुले दिल का मुजाहरा करते। खैर सगाली का जो मुजाहरा है, इट्स अ टू वे स्ट्रीट बैरिस्टर साहब। अगर खैर सगाली का मुजाहरा सर आपने इनवाइट किया क्योंकि इस वक्त आपको इस लेजिटिमेसी की जरूरत है, लेकिन साथ साथ इनकी पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस को खत्म करके तो आप कोई खैर सगाली का मुजाहरा नहीं करें। बिल्कुल भी नहीं मारिया साहबा, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। वजह उसकी ये कि आप पिछले रवैये देख लें ना, आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की टेररिज्म के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, ये लोग गायब हैं, हामी भरने के बावजूद, लिस्टें देने के बावजूद। उसके बाद इनका रवैया तब देखें, उसके बाद अभी देखें कि ये अपनी ही आर्म फोर्सेस के पीछे शुरू हो गए थे। इनकी पार्टी में ऐसे फैक्शंस हैं जो इस नाजुक सूरत हाल और इस नाजुक मोड पे भी जो है वो अपने अंदर ही, वो कहते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो मोड है, वो इन्होंने ऑन किया हुआ है इस पार्टी ने। एक बात मैं जरूर आपको बताऊं कि आज अगर ये फैसला कर लेते कि ये आते तो यकीन जाने कि पूरी कौम और हुकूमत दोनों इस फैसले को सराहती हैं। हमको लेजिटिमेसी तलाश नहीं कर रहे। वी विल गो हेड एंड स्टिल दिस इज नॉट द ओनली ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। वहां पे दीगर जमातें भी बैठी हैं ऑपोजिशन की, हमारी इत्तेहादी जमातें भी हैं, हमने सबको ब्रीफिंग देनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एपीसी और इसमें क्या फर्क होगा। वहां पे क्या इस ब्रीफिंग के बाद सवालात नहीं उठाए जा सकते? क्या इनकी कोई जबानें बंद कर दी जाएगी? यही सवाल तो वो ये भी पूछ रहे हैं ना कि एक दफा एपीसी बुलाने में क्या हर्ज है? फिर क्यों आपको कह रहे एपीसी नहीं बुलानी है, आपने सेनेट में आ जाए, पार्लियामेंट में आ जाए, ब्रीफिंग में आ जाए, एपीसी नहीं बुलानी, उसमें क्या हर्ज है? अगर ये सवाल का सेक्रेटरी है जो कोई भी रही सही बात थी, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन लीडर और उनकी जमात के तमाम तर लोग, क्योंकि इन सब ने, डॉक्टर साहब ने वसीयत सेनेटर, सेनेट में तमाम तर पार्टीज की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी बात भी वहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की इस तमाम तर मामले पे। सबको चांस मिला। कल नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया है, उसमें भी आई एम श्योर कि एक रेजोल्यूशन आएगी, एक मुत्तफिका तौर पे इसके खिलाफ जो है तमाम तर मामला जो हुआ है उसको हम पेश करेंगे और यूनानिमसली वो होगा। लेकिन उसके साथ अफसोस ये बात है कि वो भी फोरम, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इनके पास मौजूद है, वो फोरम भी मौजूद है। जब इनको ये फोरम प्रोवाइड किया गया कि आप आए बैठें, ये बैठने से गुरेज हैं,
یہ کوئی ویلڈ وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے. سیاست ہم کھیل لیں گے، ہم کر لیں گے جو بھی ہمارے انٹرنل ڈفرینسز ہیں، ہمارا جو بھی ایشو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں. رائٹ ناؤ the nation and the country is calling for you. And if we can actually not deliver to the country, جب ملک بلاتا ہے یا ملک کی ضرورت ہے اور ہم نہ کھڑے ہوں، ہم نہ بیٹھے ملک کی خاطر، تو پھر میرے خیال سے کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے اس پولیٹیکل اسپیکٹرم، اس پولیٹیکل سفیر میں، پاکستان کے اندر خاص کر. سیاست کریں آپ اس ایشو کے اوپر، کیونکہ بھائی اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزولوشن یونانیمسلی کیوں پاس کرواتے ہیں؟ اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی ہے تو عمران خان ٹویٹ کیوں کرتا ہے، جس کو اگر آپ اس کے کمپاؤنڈنگ امپیکٹ دیکھیں وہ تقریباً 30 to 40 ملین لوگوں نے دیکھا ہے، ایز اپوز ٹو پرائم منسٹر صاحب جس کا ہارڈلی 1.5 یا 2 ملین لوگوں نے دیکھا ہے. اگر ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے تو عمران خان کے ٹویٹ میں بھی وہ ساری چیزیں کہی ہیں جو اس ملک کی ضرورت ہے. رہی بات یہ کہ پلیز بیرسٹر صاحب ہمیں یہ مت کہیں کہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، عوام ہمارے ہی ساتھ کھڑی ہے، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. اور جب آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور اس بریفنگ والے کمرے کے اندر آپ عوامی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہوگی، میں تو ٹیکنیکل سوال پوچھ رہی ہوں نا، عوامی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، آپ نہیں ہوں گے وہاں پر. سن لیں، دیکھیں ایز پر یور لاجک، سن لیں، ایز پر مائی لاجک عوام جو ہے، میں روزانہ چاہتا ہوں آپ بھی ہر جگہ دیکھیں، آپ لوگوں کا مجھ سے زیادہ پلس ہے عوام کے اوپر. عوام جہاں آپ جاتے ہیں عوام آپ سے کیا سوال کرتی ہے، عوام مجھ سے کیا سوال کرتی ہے، عوام ان سے کیا کرتی ہے. یہ لوگ تو عوام میں نکلنے کے جوگ ہی نہیں رہے. ان کا بیسیکلی یہ ہے کہ میری نظر میں یہ لوگ جو کرنے والی چیز ہے آج کے دن، جو سب سے پہلی چیز کرنے والی ہے، دیکھیں کیا یہ اے پی ایس کے اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے اس سے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اے پی ایس میں آپ نے اگلے دن ہم لوگوں نے آل پارٹی کانفرنس بلوا لی تھی، اس میں کیوں نہیں بلوا رہے؟ سو اے پی سی بلوانے کے علاوہ باقی رابطے جو بین الاقوامی رابطے ہیں، وہ تو دیکھیں وہ ان کا کام ہے، وہ ہینڈل ٹھیک نہیں کر رہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے جب آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، جب میرٹ پہ آپ لوگ نہیں آئے ہوئے، آپ لوگوں کے پاس بندہ، آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ خانہ پوری کی ہے. میرے یہ وہ سمدھی ہے، اب اس کو کسی جگہ بٹھانے چلو جی، اس کو فورن آفس میں بٹھا دو. آج تک فورن آفس میں ان کا کبھی کوئی ہسٹری رہی ہے؟ کسی ایسے بندے کو بٹھائے. اچھا اس کی وجہ کیا ہو گیا؟ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے، آپ نے وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہے کیا کیا انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کو کوشچن کیا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ جو ایکشن لوگے وہ کہیں بڑھ نہ جائے. پھر پاکستان کو اسی سینٹینس میں پاکستان کو ایڈریس کیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرو. انہوں نے بیسیکلی انڈیا کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا. یہ آپ کی سیدھی اس میں بھی فرق ہے. ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ مختلف ہے، اس کے نائب صدر کی اسٹیٹمنٹ مختلف. لیکن چلے آئی گاٹ یور پوائنٹ. صرف میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈل بھی ٹھیک نہیں کر رہے. اب چونکہ آج آپ اس بریفنگ میں نہیں جا رہے، آپ نے فیصلہ کر لیا یہ انلیگل لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے، تو پھر آپ کا خیال ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا اور پھر اے پی سی وہ بلا لیں گے؟ مطلب اس میں مطلب کہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں نا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے سے، سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آج کا دن جو اے پی ایس والا ٹائم تھا اس سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس سے کم امپورٹنٹ ہے؟ سوال ایک اٹھتا ہے. اگر یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جب اس وقت اگلے ہی دن اے پی ایس بلوا لی گئی تھی تو اس میں دیری کس بات کی؟ کوئی ایسی وجہ ہے تو ہمیں بتا دو کہ ہم اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے. اس لیے کہہ رہے کہ پھر آپ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو سے لے کے میری بات سنیں اس موقع پہ فرض کریں میں کہہ دیتا ہوں، چلے میں نے عمران خان کو تو کیا نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا. اے پی سی جب آپ بلاتے آپ ان لوگوں کو بلاتے جو ہر پارٹی کے ڈیسیجن میکر ہوتا ہے. اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت پاکستان میں ایک آدمی کا نام بتا دیں جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اس کی سنوائی سب سے زیادہ ہے، اس کی ریچ ہر ایک کے پاس سب سے زیادہ ہے. کیا آپ ایسے بندے کو، جب ہم کسی کو، یہ جو میڈیا والے ہیں آپ لوگ ہیں یا جو برانڈ والے ہیں، وہ کسی ایک بندے کو جب چوز کرتے ہیں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر، وہ کس کو چوز کرتے ہیں؟ جس کی ریچ سب سے زیادہ ہو. تو پھر آپ ایسے موقع پہ آپ کو سب سے بہتر بندہ عمران خان ہے جس کی 30 سے 40 ملین لوگ اس کے فالوورز ہیں، جس کو جب وہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سننے کو تیار ہے، جب وہ بات کرتا ہے اس کو پاکستانی میڈیا سننے کو تیار ہے. ارے آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا کہ اس کو نہ استعمال کرے. بیرسٹر صاحب کی لائبلٹی ہے
آپ کے لیے ایسٹ ہے یا آپ خوف زدہ ہیں کہ بھئی آپ اس پروسیس کے اندر تحریک انصاف اگر کہے گی جی خان صاحب کو بھی ہم انوالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھبرا رہے ہیں اس بات سے کہ جی بالکل بھی نہیں، کوئی بھی گھبراہٹ کسی بات کی نہیں ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. اینڈ ان اینی کیس معذرت کے ساتھ ایک جو قیدی ہے، کنوکٹڈ ہے، اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے لائک مجھے جس طرح انہوں نے ریچ کی بات کی اور پاپولیرٹی کی بات کی، پاپولیرٹی کین ناٹ بی مسٹیکن فار کمپیٹنس. اینڈ آئی تھنک وی آل نو ہاؤ کمپیٹنٹ مسٹر خان واز when he was in power, when he was the prime minister for 3.5 years. And we've all seen the decisions that he's taken. مطلب تجربے جو کیے ہیں ماشاءاللہ سے پاکستان کا جو حال انہوں نے کیا ہے یا اس کی حیثیت بھی تبدیل ہوئی ہے اس تمام تر معاملے میں، وہ آپ کے سامنے ہے. پاپولیرٹی کو آپ کمپیٹنس سے ایکولائز نہیں کر سکتے. جو کمپیٹنس ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک کرکٹ پلیئر ہونا یا کرکٹ اسٹارڈم میں یا کرکٹ میں ایک اپنا نام منوا لینا، he has not become a national security expert or he is not the national security advisor on things. I mean, I'm sure اگر کسی کوئی ایپ ہے، کوئی بہت زیادہ اس پہ تجربہ رکھتے تو وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں جن کے اپنے دور حکومت میں ویسے آپ نے خود ہی ان کا ذکر کر دیا، وہ کہاں ہے ایکٹیولی؟ ہمیں اس موقع پہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اسٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن وہ جو فعال کردار ہے جو شاید وہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہا وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے، وہ نظر نہیں آ رہے. تو میں نے میں نے کہا پوچھ لوں وہ کہاں ہے. نہیں، آپ نے اچھا کیا، آپ نے پوچھا. ان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ جو بریفنگز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. آج بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ کی ان کے ساتھ، اور تمام جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. اور آبویسلی ان کی گائیڈنس بھی ضروری ہوتی ہے ان تمام تر معاملات میں، سنس ہی از بین دا پرائم منسٹر for 3 times اینڈ ہی از سین اٹ آل. جب کبھی بھی ان کا جو دورہ حکومت تھا، چاہے وہ the year 97 سے لے کے جتنا بھی ٹائم پیریڈ ان کو ملا، دوسرا ان کو جو ٹینیور ملا، اس میں جب یہ تمام تر ایشوز ہوئے ٹیررزم ریلیٹڈ یا نیشنل سیکورٹی ریلیٹڈ، تو انہوں نے لیڈ لیا. انہوں نے تو بھارت کے جو منہ توڑ جواب تھا وہ اس وقت دیا 28 مئی 1998 کو. ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے تمام تر معاملات ڈسپائٹ جتنا پریشر تھا، تو پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ سامنے آ کے کوئی پوزیشن اس کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن نہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اسٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ کے علاوہ ان کا واضح پبلک کردار نہیں دیکھ رہے، تو وہ پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں. جی بالکل. آئی تھنک کہ جب آپ جس طرح کا ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیچر ہے، وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان تمام تر سچویشنز یا سملر سچویشن سے اپنے دور حکومت میں وہ دیکھ چکے ہیں. تو آئی تھنک کہ رائٹ ناؤ سنس ہز بردر از اے پرائم منسٹر، تو وہ گائیڈنس تو رہتی ہے. اور ایک لیڈرشپ جو رول ہے، جو ایک لیڈر کا رول ہے، وہ انہوں نے اسیوم کیا ہے. اٹ ڈزنٹ ڈیمانڈ ہم ایکچولی ٹو انگیج ود دا پبلک on this issue. ٹھیک ہے. بھائی صاحب آخری سوال، کیا یہ اب امکان ہے کبھی بھی اے پی سی کا مستقبل قریب میں، یا اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اے پی سی میں خارج از امکان تو نہیں کہوں گا، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ اے پی سی ہوئی تو اس میں عمران خان نہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بڑا دعویٰ ہے یہ. مجھے سیگمنٹ کو یہیں سمیٹنا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو موحید یوسف ساتھ ہوں گے. سابق قومی سلامتی کے امور وہ دیکھتے رہے ہیں، سابقہ وہ مشیر تھے. پروگرام کے اگلے سے ان سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان بھارت کے درمیان تناؤ میں کمی آ جائے، ساری دنیا اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے. ایران کی عملی کوششیں اس حوالے سے مزید تیز ہو گئی ہیں. آج جو ترجمان ہے ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی پاک بھارت کشیدگی کے دوران کل ممکنہ طور پر پاکستان کا دورہ کریں گے. عباس اراغچی دورہ پاکستان میں اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور پہلگام واقعے کے بعد کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے پاکستانی حکام کی تجاویز لیں گے. دورہ پاکستان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ بھارت کا بھی امکان ہے. ایران نے واضح کر دیا کہ وہ خطے میں کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کام کر رہا ہے. روس کی طرف سے بھی جو مشورہ دیا گیا بھارت کو، وہ مور اور لیس یہی ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر گفتگو کی گئی. روس نے بھارت کو پاکستان سے کشیدگی روکنے کے لیے مذاکرات کا مشورہ دیا. روسی وزیر خارجہ نے بھارت کو پیغام دیا کہ وہ جنگ کی بجائے پاکستان کے ساتھ سفارتی سطح پر تنازع کا حل نکالنے کے لیے اقدامات کرے. OIC کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ
स्टेटमेंट आई है, उसमें भी कहा गया कि जी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। OIC ने जनूबी एशिया में अमनो सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि वो कशीदगी में इजाफे से गुरेज करते हुए मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए निकालें। OIC की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि जनूबी एशिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाना वक्त की अहम जरूरत है। OIC ने दोनों ममालिक से अपील की है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता हो। OIC ने अपने एलामिये में करार दिया कि वो दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की सख्ती से मजम्मत करती है। पूरी दुनिया में अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस वक्त भारत की तरफ या उनके बयानिए का बायर कोई नहीं है, लेकिन इस पूरे एस्केलेशन लैडर से नीचे उतरा कैसे जाए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। सो प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब मौजूद हैं, साबिक मुशीर है कौमी सलामती अमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। हमें दो ही हल है इस वक्त, यह तो है कि भारत आलमी ताकतों की और पूरी दुनिया की बात सुने और मुज़ाकरात के टेबल पे आए। दूसरा है कि वो फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई अटेम्प्ट करे। क्या कोई और हल भी है इस वक्त जहां खड़े हैं पाक भारत तनाव के कॉन्टेक्स्ट में? बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, पहले तो जो आपने अपने इब्तिदाई में बात की है, असल मसला भारत को वहां आया है। आई थिंक इनकी सारी स्ट्रैटेजी बेस थी जो 2019 बालाकोट का वाकया था, उसमें अमेरिका की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली थी भारत को। बहुत से ममालिक ने एक्चुअली बात ये की थी कि जो भारत सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है वो शायद उसको पजीराई मिली उस बात को। इस दफा मेरा ख्याल है मोदी साहब ने मिस कैलकुलेट किया है। उनका ख्याल था इंटरनेशनल सेंटिमेंट फिर से एक दफा यही बात करेगा। तमाम ममालिक ने बशमूल सदर ट्रंप के बिल्कुल वाजे किया है कि जंग की सूरत हम नहीं देखना चाहते। और इसमें पैराडॉक्स ये है कि मोदी साहब शायद 2019 को सोच के ये कह रहे थे कि दुनिया फिर उनको सपोर्ट करेगी कुछ ऐसी हरकत करने में। मेरा ख्याल है दुनिया ने जो उससे लेसन सीखा था वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी यूज ऑफ फोर्स हुई, कोई भी अगर फौजी कार्रवाई हुई तो उसको रोकना बाद में बहुत मुश्किल होगा। वो तो 2019 में पाकिस्तान ने एक बहुत मैच्योर फैसला मेरे नजदीक किया था कि वो पायलट जो है उसको वापस कर दिया ताकि डी एस्केलेशन हो। बाकी न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स में कभी भी यू कैन नॉट रिस्क कॉन्फ्लिक्ट। इस वक्त मुझे लगता है जो ऑप्शन सेट है, देखिए जो अक्लमंदी का तकाजा है वो तो यही है कि हिंदुस्तान को ये समझ है कि कोई मिलिट्री ऑप्शन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मौजूद है नहीं लिमिटेड वॉर की। दोनों बराबरी पे खड़े हैं, दोनों को कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। तो ये जो बात भारत में हो रही बार बार कि जी पता नहीं पाकिस्तान को खत्म कर दें और चढ़ दौड़ें, ये बात करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब मोदी साहब कहते हैं जी मैंने अपनी अफवाज को कह दिया जो दिल करे करें, उसका मतलब यही है कि फौज ने जब ब्रीफिंग दी होगी उनको तो यही बताया होगा जो हर क्राइसिस में बताते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल जंग की नहीं बनती जिसमें भारत जो है वो जीत कर उससे निकलेगा। दूसरी ऑप्शन एक और है और मेरे नजदीक ये ऑप्शन शायद इस पे गौर होना चाहिए। मोदी साहब ने, मोदी सरकार ने भारत में एक आर्ट को परफेक्ट कर लिया है। 2019 में पाकिस्तान से क्राइसिस हुआ, पायलट हमारे पास दुनिया की टीवी स्क्रीनों पे फ्लैश हो रहा है, वहां नैरेटिव क्या बन रहा है जी भारत जीत गया। और ऐसा नैरेटिव बना कि उससे वो अपना इलेक्शन भी जीत गए 2019 का। चाइना के साथ गलवान में उनका जो मामला चला उसमें चाइना ने उनकी टेरिटरी कैप्चर की, भारत में क्या स्टोरी बनी, इंडिया जीत गया, हालांकि उनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं गलत है। इसी तरह 2016 में भी आपको याद होगा एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात इन्होंने की जी हमने कमाल कर दिया। वो तो नैरेटिव बनाने के ये चैंपियन है। हाँ। और वहां हमेशा ये होता है जहां भी कोई ऐसी सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी हिंदुत्व की तरह की आ जाए तो वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं जी हम इनविंसिबल हैं, हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और उनसे गलती भी इस दफा यही हुई है मारिया कि उन्होंने इतना वहां पे जहर फैलाया पाकिस्तान के बारे में पिछले कुछ सालों में कि उनका मीडिया वाकईतन ये मान गया कि पाकिस्तान तो गिरा हुआ है, फौज हमला करेगी इंडिया की और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मे बी दे कैन क्रिएट अ नैरेटिव ऑफ विक्ट्री एट होम, बना ले, कह देंगे लेकिन जैसे आप जो ये मेरा ख्याल है क्राइसिस खत्म हो जाए। 2019 के बाद जो आप बात कर रहे हैं, मैंने सवाल आपसे पूछना भी था कि ममासलत आपको क्या नजर आती है और डिफरेंसेस क्या नजर आते हैं, आपने इसको पार्शली आंसर कर दिया। लेकिन व्हाट हैज चेंज, जैसे आपने कहा कि चैंपियन है ये नैरेटिव बनाने के, इस मर्तबा डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से हम समझते हैं कि जी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे मोदी के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी है, लेकिन वो नैरेटिव बन नहीं पाया। क्या दुनिया बहुत बिजी है, एक स्ट्रेस है, एक फटीग है, जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पाकिस्तान भारत के मामले के अंदर वो बहुत ज्यादा वो करना नहीं चाहते, दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। व्हाट चेंज्ड इन दीज 6 years?
اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان کا اپنا بیانیہ ہی ان کو مار گیا ہے. وہ امریکہ کو کیا بار بار بات باور کراتے ہیں جی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. پاکستان اور ہندوستان یہ تو 1000 سال سے مسلمان ہندو جو ہیں یہ اس معاملے میں پھنسے ہیں, کر لیں گے اپنا معاملہ سالو. تو وہ جو صدر ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی 1000-1500 سال سے لگے ہیں ان پہ سب ہنس رہے ہیں, وہ آئی کہاں سے ہے؟ وہ مودی سرکار ہی تو ان کو کہتی رہی ہے ان کی پچھلی ٹرم میں بھی کہ یہ تو ہزاروں سال کی بات ہے, آپ فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے, تاکہ پاکستان معاملہ انٹرنیشنلائز نہ کرے. تو وہ الٹا پڑ گیا, انہوں نے کہا جی پھر سنبھالیں, جو کہ اس وقت وہ نہیں چاہتے تھے. دوسرا ایک ہیوبرس کا ایلیمنٹ ہے انڈیا میں. یہ بات بہت سے ٹریکٹوز جو ہوتے ہیں نا ڈائلاگ پس پردہ یا کوئی سول سوسائٹی کی سطح پہ, اس میں مجھے 3-4-5 سالوں سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان کا یہ رویہ ہے کہ جی آپ تو ختم, ہم کہاں آپ کہاں, تو ہم جب چاہیں جو مرضی کر لیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی بات جو ہے وہ انہوں نے انٹرنلائز کر لی اس حد تک کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ پاکستان کا کیا ریسپانس ہوگا, پاکستان کی کیا کیپیبلٹی ہے وغیرہ. دوسری یہ تیسرا جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ پاکستان میں آئی ہے. پاکستان میں 2019 میں 2022 میں آپ کو یاد ہوگا میسائل کا ایک وہ ایکسیڈنٹل انہوں نے کہا جی وہ غلطی سے چل گیا, جس طرح وہ کوئی پھلجڑی تھی. لیکن بہرحال اس وقت یہ ڈیبیٹ تھی ہمارے اپنے سسٹم میں, میں خود اس کا حصہ تھا کہ جی ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے, ہندوستان سے آگے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. وہ ڈیبیٹ بالکل ختم ہو گئی ہے پچھلے 2 سالوں میں, کیونکہ پاکستان نے جتنی بھی کوشش کی بات چیت کی, ہندوستان نے اس کو بالکل اس کی بات تسلیم نہیں کی. اس کے بعد دنیا میں بھی جو اسٹریٹجی اپنائی اس میں بلوچستان آپ کے سامنے ہے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے سسٹم میں اس دفعہ کنسنسس ہے دیٹ نتھنگ ڈوئنگ. اگر انڈیا نے کچھ کیا تو جواب آئے گا ہی آئے گا, اور میرا خیال دنیا کو بھی یہ بات معلوم ہے. تو یہ کوئی 3-4 فیکٹرز مل کے میرا خیال ہے یہاں پہنچے ہیں کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ایک کارنر میں پھنسا لیا ہے, اور اب وہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے. یہ کہنے کے باوجود میں یہ ضرور کہہ دوں ماریا that the crisis is not over. وہاں پہ ابھی بھی جس طرح کا بیانیہ چل رہا ہے وہ لگتا ہے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا کو عذاب آ گیا ہے. تو we have to be vigilant. لیکن بہرحال it's quite clear کہ اس دفعہ وہ پذیرائی نہیں ملی ہندوستان کو جو وہ چاہ رہے تھے دنیا سے. لیکن یہ 6 سال بعد دوبارہ موہت صاحب ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں 2019 میں 2 ایٹمی قوتیں اتنے قریب ایک دوسرے کے آ گئی ملٹریلی کہ پوری دنیا پریشان ہے. 6 سال میں ہم دوبارہ یہاں پہ کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ایونچولی دونوں ممالک کو بیٹھ کے سیٹل کرنا ہوگا, ورنہ ہو نوز اگلے 3-4 سال بعد یہ ان ریزالوڈ ایشوز تو پھر سرفیس کریں گے. ہمارے اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیں نا اس میں تو یو ڈونٹ یہ تو کوئی آپ کو بچہ بھی بتا دے گا کہ بھائی بار بار لڑ رہے ہو, برنک آف وار پہ آ جاتی ہے بات, 2 بلین لوگ اس خطے میں ہیں, تو بات کرو, اس کو حل کرو, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن وہاں پہنچنا کیسے ہے؟ دیکھیے میں تو آپ کے سامنے ہے, میں کتنی دفعہ آپ سے بات کر چکا ہوں, حکومت میں بھی یہ کہہ چکا ہوں, ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا کیا متن تھا, اکنامک سیکیورٹی, جیو اکنامکس, فوکس آن دی اکانومی, اس کے لیے ریجن کو ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. تو میرا تو پرسنل ویو بھی بڑی دیر سے یہ رہا ہے, اب بھی یہی ویو ہے. لیکن مودی سرکار جہاں چلی گئی ہے پچھلے 2 سال میں, جس طرح کی انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں بیکاز آئی واز انوالوڈ ان دس کانورسیشن. انڈیا کی جو مودی سرکار کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں وہ واقعتاً ان کا پاکستان کی طرف ایسا رویہ ہے, ایسی سوچ ہے کہ وہ اگر کر سکیں تو پاکستان کو انڈو کرنے کی جو بات کرتے ہیں وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جہاں وہ ہیں وہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہ 6 سال نہیں ماریا, مجھے تو ڈر ہے یہ 2 سال 6 مہینے. کیوں؟ کیونکہ ہر کرائسس میں ایک اس سے بڑا پیونیٹیو میجر ہوتا ہے جو پچھلے سے. اب انڈس واٹر ٹریٹی ہے جی بھائی, اگر آپ پانی روک دیں گے 25 کروڑ کا تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ دنیا کو بھی سوچنا چاہیے. وہ صرف کرائسس کے وقت آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو اب کرائسس کے بعد بھی تھوڑا سا غور و فکر کر کے کسی طرح نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ واپس آ کے ایک جوڈیشس فیصلے کی طرف جانا پڑے گا. ہندوستان کا جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے, جو ہیوبرس ہے, ان کا خیال ہے وہ آسمان پہ پہنچ گئے, وہ پاکستان کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتے, وہ باک ڈاؤن رہیں گے. اور امریکہ کو بھی میں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جتنا پاکستان انڈیا میں کشیدگی ہوگی
उतना इंडिया फंसा रहेगा, उतना कम फोकस वो कर सकेंगे जो उनका गोल है अमेरिका का कि वो चीन पे फोकस करें। सो बहुत सी वजूहत हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर ये हमने चेंज ना किया, अगर इसी तरह रहा तो कल को फिर कुछ हो जाएगा। बस आखिरी सवाल, जो दूसरे ऑप्शंस है टेबल्स में उनमें ये भी है कि भारत इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर और सिफारती तौर पे पाकिस्तान को कमजोर करे, तनहा करे, अभी फिलहाल फौरी तौर पे कोई शायद इंतहाई इकदाम ना उठाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसर्कलमेंट का तरीकेकार भी है। तो आपको लगता है कि ये ऑप्शन है मोदी के पास कि भाई वो जो वॉर हिस्टेरिया उससे थोड़ा क्लाइंब डाउन करे, या नहीं बहुत प्रेशर है, अपने ही हॉस्टेज के वो बयानी के वो हॉस्टेज है? तमाम बातें ठीक हैं, वो हॉस्टेज भी हैं, वो कॉर्नर्ड भी हैं, लेकिन जब वो चाहें इस नैरेटिव को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये उन्होंने दिखाया है, वो इतना कंट्रोल है उनका और इतना वो ब्रेन वॉश्ड है ये आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है हिंदुत्व का, तो वो कर सकते हैं अगर चाहें, और अल्टीमेटली कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी के हक में नहीं है कि ये क्राइसिस इस तरह आगे चले। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि आइसोलेट करे पाकिस्तान को, वो तो पहले ही हो रहा है ना। मसला ही ये है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में चेंज इसलिए आया माइंडसेट में कि वो देख रहे हैं अब बलूचिस्तान में जिस किस्म की दहशतगर्दी है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स हैं। तो इंडिया की तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि खुद ग्रो करते रहो, पाकिस्तान को फंसा के रखो, इंस्टेबिलिटी रखो, 10 साल में इतना डिफरेंशियल बढ़ जाएगा कि कोई बात करने की रहेगी नहीं। सो दिस इज आई थिंक एब्सोल्युटली वेयर वी आर। लेकिन मैं एक लाइटर वेन या फैसिशियसली एक बात कर देता हूं, लेकिन ये किसी हद तक संजीदा बात है कि मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि ऐसा आपको एडवर्सरी या दुश्मन मुल्क मिला है। अगर ये कोई मैच्योर मुल्क होता, कोई चीन की तरह लॉन्ग टर्म सोच रखता होता, तो पता नहीं अभी तक क्या क्या कर चुका होता। ये तो वो एक अमेरिकी सफीर थे पुराने, टॉम पिकरिंग, उनका मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक दफा कहा कि अगर हिंदुस्तान जाओ तो वो आपको कहती है वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात नहीं करनी, आप चीन की बात करें, हम तो उस लीग में, और फिर अगला पूरा दिन वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते रहते। तो ये जो इंडिया की ऑब्सेशन है पाकिस्तान से, इन अ वे इससे निकलना पड़ेगा उनको, और फिर दोनों ममालिक को देखना है कि आखिरकार हमने आगे कैसे चलना है। पाकिस्तान का भी पूरा पोटेंशियल तभी होगा जब खित्ता इकट्ठा होगा, और हिंदुस्तान को भी सोचना है। इस वक्त कोई ऐसा नेबर नहीं है हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान से डरा नहीं हुआ, जो खुश है हिंदुस्तान से। सो वो जरूरी है। लेकिन मारिया, मैं आखिरी बात ये कर दूं, हमें अपने मसाइल भी हल करने। देखिए, जब तक आप इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं क्रिएट करेंगे तब तक वो आपका इस कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव टू डू। इनफैक्ट हमें अंदर देख के अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को बावर ये कराना है, या दुनिया कराएगी, या उनको समझ आ जाएगी कि ये आइडिया कि जी हम आगे और पाकिस्तान पीछे, ये मामला इस तरह चलेगा नहीं। बिल्कुल, और सबसे पहले अपनी फॉल्ट लाइंस को फिक्स करें, जैसे आपने इसको सम अप किया पूरी डिबेट को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे वापस आएंगे। ये जो जंग की बात है, ये रेटोरिक है, ये एक तरफ, लेकिन जो रियल ह्यूमन लेवल पे इसकी कीमत अदा की जाती है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। किसी भी खित्ते में अगर तनाव हो तो उसके नतीजे में वहां पर रहने वाले इंसानों की और जो वहां पे रहने वाले खानदान हैं उनकी जिंदगियां सबसे ज्यादा मुतासर होती हैं। पाकिस्तान और भारत के मामले में भी ऐसा ही है। खूनी रिश्ते जो कि इस लकीर के आर पार रहते हैं वो एक दूसरे से अलग थलग होने पे मजबूर हैं। चाहे वो एक माँ हो जिसको अपने बच्चों को छोड़ के निकल के जाना पड़ा हो दूसरे मुल्क के अंदर, चाहे वो रिश्तेदार हों जो कई सालों के इंतजार के बाद, वीजा मिलने के बाद एक दूसरे के मुल्क में उनको मिलने के लिए आए हों। इस कॉन्फ्लिक्ट्स की शक्ल दिन ब दिन भयानक से भयानक होती जा रही है। किस तरह ये आम पाकिस्तानियों की जिंदगी को अफेक्ट करता है, जरा देखिए। मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। भाभी को छोड़ने आए थे हम लोग यहाँ पर। हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था, बच्चों को भी माओ के साथ। लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है, अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? सर, मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। जी 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। पापा इतनी मुश्किलों से पैसे जमा करके इलाज के लिए लेके गए थे, पर वो नोटिस आ गया, उन्होंने 48 घंटों में निकलने का बोल दिया। भाई बहन में उनको भी रोक लिया है, इंडियन पासपोर्ट का वाल का यूँ रोक लिया। बॉर्डर खोलते हैं और हमारी माँ में देते हैं बस। 10 से 12 साल हो गए, बच्चे पढ़ रहे, जवान हो गए बच्चे। अब हमें रात गए, हमें नोटिस दिया कि आप मुल्क छोड़ो। हम कहाँ जाएंगे मुल्क छोड़ के?
اور اوپر سے بول رہے ہیں جو بچہ یہاں پیدائش ہوگی اس کو یہیں پہ چھوڑنا ہے. میں اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑوں گی؟ ہے تو ہمیں مار دو، میرے بچوں تینوں کو، اور مجھے مارو گولی، مجھے جنازے ہمارے بارڈر سے پار کر دو. زندہ تو میں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں جاؤں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.